सेंट्रल कहाँ है? ठीक है, क्लियर है? क्या पूछा मैंने? एक्सप्लेन सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज एंड मीन। तीनों तीन अलग टर्म है, लेकिन कभी कभी एज अ सिनोनिम इस्तेमाल हो जाता है, तो तीनों में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे आपको सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड यूज करना है, कहाँ एवरेज यूज करना है और कहाँ मीन यूज करना है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या है। एवरेज और मीन दोनों, ये दोनों तो एक है। एवरेज तो एवरेज के लिए मीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियन भी और मोड भी, सबके कॉम्बिनेशन से। और जो आप नहीं लिखे हैं ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, वो भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और उससे भी एवरेज ही निकलता है। फॉर अलग जो भी आपका जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, जिस टाइप ऑफ डेटा से डील कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। सो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूज वी आर डीलिंग विद, अकॉर्डिंग टू क्या कहा जाए, मेथड एंड यूज ऑफ डेटा। जो भी जिस तरह का इंफॉर्मेशन लेना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपको अगर लेना है सपोज इंफॉर्मेशन फॉर एवरेज इनकम, या फिर इनकम जो वेंडर्स की बात करते हैं वो, तो क्या करोगे, सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा टर्म लोगे? मीन। नो, एवरेज तो लेंगे ही, बिकॉज भी हमको सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना है, देन वो भी होगा मीन। मोड कब लेंगे? जब मार्केटिंग रिसर्च का जैसे पर्टिकुलर साइज के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं। सपोज अगर पेन बना रहे हो, 1 फीट का पेन बना दिया, 10 फीट का पेन बना दो, 15 सेंटीमीटर का पेन बनाओ, कौन सा मार्केट में आइडियली ज्यादा यूज होता है? उस पर्टिकुलर साइज का पेन बनाइएगा, यही है ना। ड्रेस की बात करें तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है, जो यहाँ के लोग इस पर्टिकुलर साइज के मिलेंगे जनरली, तो उस तरह का ले लीजिए, तो उसका ज्यादा यूज होगा। एक पर्टिकुलर साइज ऑफ कॉपी जो है आइडियली यूज होता है, तो उसका मोड लेंगे। या फिर अगर हर केस में तो वही यूज नहीं होता, और भी डिफरेंट साइज के कॉपीज यूज होते हैं, तो जब डिफरेंट डिफरेंट साइज डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आ रहा है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर टाइप का ज्यादा यूज हो रहा है वो चाहिए, तो उस केस में मोड इस्तेमाल होगा, सबसे ज्यादा होगा। जब आप पार्टीशन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं ईयर का, उस पर्टिकुलर पॉइंट के पहले, सपोज एपिडेमिक के पहले और एपिडेमिक के बाद क्या इम्पैक्ट आया है मार्केट का, वो स्टडी करना है, देन आप क्या यूज करेंगे? मीडियन। सो अकॉर्डिंग टू यूज एवरेज अलग अलग आएगा, तो अब डेटा आपको अलग अलग मिलने वाला है, सिचुएशन अलग अलग डील कर रहे हैं, जो हमारा स्टडी है वो डिफरेंट टाइप है, तो हम लोग अलग अलग एवरेज लेंगे, तो वो सब कुछ तो एवरेज ही हो गया। फिर मीन कब इस्तेमाल करेंगे, मीडियन कब इस्तेमाल करेंगे, मोड कब इस्तेमाल करेंगे, उसका जो डीप एनालिसिस है अकॉर्डिंगली दे। अब तुम एवरेज इनकम वाला केस है वो मोड में निकाल दोगे, तो फिर रिजल्ट ही कुछ और आ जाएगा, है ना। वहां पे आपको नहीं पता चलेगा वैसा, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको करना है क्या रिजल्ट आ रहा है कैसा है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एवरेज क्या है और मीन क्या है? कोई बता सकता है क्लियरली? इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद, पहले भी हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बोलिए कोई भी। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? आयुषी, पूजा, कैमरा ऑन नहीं है आपका, जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। मैम डेस्कटॉप के कारण कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, एक इनका है। आयुषी, चलो बताओ, कोई ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन से बताइए कुछ ऐसा जो क्लियरली बता सके। सेंट्रल टेंडेंसी क्या था, एवरेज क्या है, सेंटर ऑफ डेटा, सेंटर ऑफ डेटा, काम खत्म। इट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड कहाँ से आया? द टेंडेंसी ऑफ डेटा, क्या यही है ना। सेंट्रल टेंडेंसी मीन सेंट्रल इज अ पॉइंट, सेंटर इज अ पॉइंट एंड द टेंडेंसी ऑफ डेटा टू मूव अराउंड दैट, यही है जिसको आप सेंट्रल टेंडेंसी बोल रहे हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग क्या हेल्प क्या कैलकुलेट करते हैं, उसके हेल्प से क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं, या फिर उसका क्या यूज है, बताओ। मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया था, नहीं पढ़े, किस खुशी में? समझ में नहीं आ रहा था, खोले तो ऊपर से लगा। अच्छा ठीक है, आप क्या बोल रहे थे? टेंडेंसी का मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है, टेंडेंसी ही नहीं समझ में आया। मैम ये
ऐसे वैल्यू ऑफ टिपिकल डेटा सेट, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। कोई भी डेटा का मतलब वो सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट देखो, एक चीज ध्यान में रखो, कभी भी सेंटर पॉइंट कभी भी नहीं बताया जा सकता। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, जब आप मीडियन में बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है ये टर्म है, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है ये सेंट्रल पॉइंट हो और 50% पोर्शन इधर आ जाए, 50% पोर्शन इधर आ जाए, ऐसा हो सकता है जब आप सेंटर पॉइंट की बात करेंगे तब। लेकिन एग्जैक्टली ये सेंटर कभी एवरेज होता है? नहीं होता है। जब ये सेंटर एग्जैक्ट एवरेज नहीं होगा तो सेंटर पॉइंट हम नहीं बोल सकते। ठीक है, जो वैल्यू आता है वो मैथमेटिकली वैल्यू जो भी आ रहा है वो एक पॉइंट पे है, एक पॉइंट को रेफर कर रहा है, बट वो सारे अराउंड उसके आसपास जितने वैल्यूज हैं वो सबको रेफर कर रहा है। एक पर्टिकुलर सेंटर को, एक पर्टिकुलर पॉइंट को रेफर नहीं कर रहा है। हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को ले सकते हैं ऑन द एवरेज, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और जो इंफॉर्मेशन है उसका मैथमेटिकल पूरा एनालिसिस करने के बाद हम उस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेटा सिमिलर वैल्यू ऑब्टेन करेगा। ठीक है, ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है। जैसे हम नदी में डूबने वाली बात कर रहे थे, ठीक है, कहीं हाई डेप्थ क्या होगा, 10 फीट भी हो सकता है, कहीं 5 फीट भी हो सकता है, कहीं 2 फीट भी हो सकता है। ऑन द एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, मान लो एग्जैक्टली 5, 10, 6 रख ही लो, 10 फीट है, कहीं 5 फीट है, कहीं 2 फीट है। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, ऐड करिए 17/3, 17/3 कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आएगा 5 50 20, क्या होगा अराउंड 6 हो जाएगा। अगर 7 को 21 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा, 0.7 करके आप ला सकते हैं, और 0 समथिंग आएगा तो कर सकते हैं, 6 आएगा तो उसको हम 7 कर सकते हैं, तो 5.7 ये आया एवरेज। तो क्या एग्जैक्टली इस पॉइंट को रेफर कर रहा है ये, लेकिन ये मान सकते हैं इस पॉइंट के आसपास मैक्सिमम वैल्यूज इस पॉइंट के आसपास होंगे, और चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 वैल्यू है, इन दोनों के मिड में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इसके अराउंड तो है ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा, उसके ये मान के चलिए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप 100% करेक्ट नहीं मान सकते। ये मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, 100% ये मान ले कि इतना होगा, वो रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट है इससे इसके आसपास हो सकता है। तो इस पे अगर हम कुछ भी कंक्लूजन निकालते हैं, इसके बेसिस पे कुछ भी फर्दर प्रोग्राम करते हैं, तो वो रिजल्ट इफिशिएंट होगा, बट 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो फ्लक्चुएशन जहां भी बहुत ज्यादा है, 100% गारंटी मिलने वाला है वहां पे। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट का ग्राफ कुछ और है, 1 मिनट बाद कुछ और होगा, 10 मिनट बाद कुछ और होगा, 1 घंटे बाद कुछ और होगा। तो क्या हो रहा है, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यूज बदल रहा है। अब उसके बेसिस पे आप कुछ भी डिसीजन लेने के कंडीशन में तो है नहीं। अब कंडीशन में नहीं है तो हर सिचुएशन में तो यही है, मैक्सिमम केसेस आपकी लाइफ में यही होता है जहां आप फर्दर कुछ जानना चाहते हैं। अभी क्या है, 5 साल बाद क्या होगा, खुद ही ग्राफ करती हो ना, हम ऐसा करेंगे तो उसका ये इम्पैक्ट आएगा, ये कर रहे हैं तो इस तरह से रिजल्ट अफेक्ट होगा, जो भी होगा वो प्लानिंग उसके बेसिस पे किया जाता है। जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वैसा होगा, इसके चांसेस कितने % है, एग्जैक्टली वैसा होगा, बहुत ही कम, रेयरली पॉसिबल है या नहीं। एग्जैक्ट जिस वे में आप सोच रहे हैं एग्जैक्ट वैसा हो, इसका चांसेस बहुत ही कम है। ये नहीं मानेंगे कि होगा ही नहीं, बट अराउंड दैट कुछ ना कुछ होगा, एग्जैक्टली वो नहीं आएगा। ये मानोगे या नहीं, ये बताओ पहले। जो भी प्लान आप आज कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली वो 5 साल बाद रह ही रहेगा? बहुत ही कम चांस है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट एग्जैक्टली वो हो बहुत ही मुश्किल है। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल गोल एक बात करते हैं, मान लो आप एग्जाम देने वाले हो, आपका गोल है 90% मार्क्स लाना, एग्जैक्टली 90% ले आओ, इसके चांसेस कितने हैं? हो सकता है आप उससे थोड़ा कम ले आए, उससे ज्यादा भी ले आए, ये भी पॉसिबल है, बट एग्जैक्टली 90% लाए, इसके चांसेस कितने हैं? बहुत ही ज्यादा कम, क्योंकि एग्जैक्ट आप जो सोच रहे हो सकता है आप 90% सोच रहे हैं और आप 89.99 नहीं करते हुए, ये भी हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ये आ जाए, इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं।
लेकिन हम ये सेट गोल सेट जब करते हैं तो ये माना जाता है अराउंड दैट हम अचीव कर पाएंगे। 100% 90 अचीव कर पाएंगे इसका चांस ये मानो ही मत। अराउंड दैट मतलब फ्लक्चुएशन कुछ मान लीजिए 5% लेस 5% ग्रेटर कुछ ऐसा आ जाएगा और वो आ जाता है तो आप गोल अचीव कर लिए। 5% लेस भी आता है तब भी वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, वो आपने जो सोचा था वो अचीव कर लिया, इन शॉर्ट ये माना जा सकता है या नहीं? क्योंकि एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट को रेफर नहीं करता, और अगर वो रेफर नहीं करता तो एग्जैक्टली उसको अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है और हर फ्लक्चुएशन को आप कंप्लीटली रीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसके रेफरेंस में आपको फोन में एक पीडीएफ ओपन करो, जरा देखो तो क्या है। जो लोग ऑनलाइन है उसके लिए हम शेयर कर देते हैं, 1 मिनट। देखिए तो एक पीडीएफ में आपके पास, सबके पास है ना, फर्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ डिस्ट्रेस से शुरू हुआ होगा, उसके आगे वाला पोर्शन टेबल में जो मार्क्स दिया हुआ है वो देखना। डिस्ट्रेस उसको छोड़ दीजिए, वो बस समझने का है कि 100% वी कांट रिलाई ऑन दैट स्टैटिस्टिक्स, जो हमें मिलेगा उस पर हम पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो रिलायबल मेजर देता ही नहीं है। इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था, स्टैटिस्टिकल लॉ जितने भी होते हैं, जो भी स्टैटिस्टिक मीन मीडियन मोड वगैरह आप निकालते हैं, वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रोक्सीमेट लॉ होता है। और जो भी अप्रोक्सीमेट लॉ होगा उस पर आप 100% रिलाई कर रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफी है। डेटा गलत नहीं रेफर कर रहा है, डेटा सही रेफर कर रहा है, बट आप उससे जो इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब ये नहीं है अगर आप उससे इंटरप्रिटेशन जो निकाल रहे हैं वो गलत आ रहा है या फिर उसका जैसा एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटा गलत रेफर कर रहा है। उसका मतलब ये है कि आपने जो इंटरप्रिटेशन निकाला है वो कहीं ना कहीं उस चीज को मैच नहीं कर रहा है, या फिर अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन बहुत कुछ बदल गया है। एक मिनट, मैं उस साइड कर दूं। स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन में जो लोग हैं? यस मैम। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग भी देख लो साथ में, ये डेटा गिवन है ना, ठीक है, पूरा डेटा सेट दिया हुआ है। अब डेटा देखो, पढ़ो ऊपर क्या हेडिंग पे है कि 250 लोगों का मार्क्स इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या ये इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है बहुत लॉजिकल है, उसे तुम सब कुछ समझ जा रहे हो, कितना मार्क्स आ रहा है, क्या है, परफॉर्मेंस क्लास का कैसा है, क्योंकि परफॉर्मेंस में 15 नंबर भी किसी का आ रहा है, किसी का बहुत ज्यादा मार्क्स भी आ रहा है। तो अब आप परफॉर्मेंस नहीं बता पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है और किस तरह का। और कभी कभी अगर मार्केट के हिसाब से इसको देखा जाए तो मान लो किसी दिन का सेल है, चलो स्टूडेंट का मार्क्स नहीं, किसी दिन का सेल है, किसी दिन 15 आइटम का सेल हो रहा है, किसी दिन 32, किसी दिन 47, इस तरह का सेल है, और एग्जैक्टली सेम नंबर की 10 आज हुआ है 10 कल भी सेल होगा, ऐसा होगा? मार्केट में भी ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। सो यही चीज आपके पास पूरा डेटा है, इस डेटा से मान लीजिए ये 250 दिन का है, मान लो साल भर का डेटा है, अगर ऐसा डेटा है तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कुछ कंक्लूजन निकालने की कंडीशन में है विद दिस डेटा। ऐसा पूरा सेट लिखा है, पूरे व्हाइट बोर्ड पे इस तरह से मार्क्स लिखा हुआ है, कुछ मतलब निकलेगा? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, डेटा है, सारा का सारा डेटा अवेलेबल है, फिर भी हम कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के कंडीशन में नहीं है। अब हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग अरेंज कर रहे हैं लाइक दिस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनका 15 मार्क्स आया है, इसको एज अ डे कंसीडर कर लो, एग्जांपल आप फिक्स कर लीजिए कि एक दिन का सेल, ऐसे बहुत सारे दिनों का जिसमें 15 आइटम का सेल हुआ है, किसी दिन 17 का, किसी दिन 18 का, 19 का, इस तरह से पूरा डेटा अलग अलग ब्रेक करके।
हर दिन का सेल अलग अलग है, जिसका रिप्रेजेंटेशन या तो आप इस तरह से नंबर में काउंट करो या फिर इस तरह से टैली मार्क का रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में से कुछ भी डालिए। आपको नंबर समझ में आता है नंबर डालो, टैली मार्क कोई जरूरी नहीं है डालना, सिंपल नंबर आपको डालना। सो ये टर्म आ गया। अब इसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो इसमें भी हमारे पास इतने नंबर, सपोज यहाँ तो लास्ट नंबर 68 तक जा रहा है, अगर 100 तक जा रहा होता तो क्या करते, पूरा नंबर उस तरह का होता। अब वो सपोज 100 नहीं 500 1000 इस तरह से जाता, फिर इसमें से भी कुछ समझ में नहीं आने वाला, फिर वो भी मुश्किल है। तो अब इसके बाद इसका जो एक्सटेंशन है वो थर्ड ग्राफ टेबल जो बनाया है, ये देखो फ्रीक्वेंसी टेबल जिसको बोल रहे हैं, दिस वन। यहाँ पे क्या किया है, 15 to 19 के रेंज में 9 स्टूडेंट का मार्क्स आया है, तो इस तरह से ब्रेक कर दिया गया। 20 to 94 के टर्म में 11 स्टूडेंट्स का मार्क्स आया है, तो इस तरह से अब डेटा जो दिया है इसमें आप बोल सकते हैं, क्योंकि 15 और 19 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस रेंज में कितने स्टूडेंट का मार्क्स आया है। सिमिलरली दूसरे में दिया है, थर्ड में दिया है। अब आप कंक्लूजन निकालने के स्टेज में है या नहीं, मोर और लेस बहुत इंफॉर्मेटिव अब हो गया है। अब इसको जरा सोचो, आप कहाँ थे, बैक जाओ, कहाँ थे, ग्राफ कैसा दिया हुआ था हमारे पास, नंबर इस तरह का दिया हुआ था। अब इससे फार बेटर ऑप्शन वो है जहां आप कुछ कंक्लूजन के कंडीशन में है। तो यही चीज यहाँ पे जो ये डेटा दे रहा है इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल बोल रहे हैं, और अब इसका जो फर्दर यूज है वो हम करते हैं। 250 स्टूडेंट टोटल है, उतना रहेगा, ये जमा जाए। अब इसके बाद भी एक एक्सटेंशन है जहां पे उसी इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया गया है। जैसे देखो ये जो इंफॉर्मेशन है लास्ट वाला, अच्छा उसमें मिल जाएगा, ये है देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन सब कुछ तो मिल गया है लेकिन थोड़ा मिसिंग है, क्योंकि इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं ला रहे हैं। जैसे देखो 15 to 19 के रेंज में ये दिया जा रहा है, बट 19 to 20 का जो ऑप्शन है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर समझो इन टर्म्स ऑफ एरिया हो तो 19, मान लीजिए इस चीज को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, पूरा एरिया मान लीजिए 0 से 10 तक का ये नंबर है, 10 से 20 का सपोज 0 से 9 है और 10 ये है, तो 9 और 10 के बीच में ये डिफरेंस है जो आप मेजर नहीं कर रहे हैं। ये इंटरवल है जो आप मेजर नहीं कर रहे हैं, 9 से 10 तक भी तो जा रहा है। आप क्या ले रहे हैं, सपोज उसी का ले लो, मान लो 15 to 19 ले रहे हैं, और यहाँ पे 19 खत्म हो गया और 20 से 24 तक जा रहा है। तो ये 19 से 20 का जो सफर है ये वाला, ये रेंज तो आप छोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो इस रेंज को क्या किया जा रहा है, कवर करने के लिए इसमें कुछ टर्म यहाँ पे जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा, क्या करते हैं, इस 19 से इस 20 का डिफरेंस लेते हैं। क्या होगा डिफरेंस, 1, और उस 1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जो कि 0.5 होगा। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें ऐड करोगे तो इसमें करोगे तो 14.5 हो जाएगा, और इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 19.5, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 19.5 हो गया, होगा। सो ये अब कंटिन्यूअस हाँ चेंज कर देते हैं, क्योंकि डाटा के अनुसार ही चेंज करेगा ना, डाटा में डेटा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने का इसलिए किया जाता है वो कन्वर्जन, बिकॉज आपको जरूरत पड़ने वाली है कंटिन्यूअस डेटा की। बहुत सारे केसेस में डिस्क्रीट डेटा बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता, इन दैट केस आपको कंटिन्यूअस डेटा चाहिए। सो कंटिन्यूअस डेटा करने के लिए वो करना जरूरी है। क्लियर है ये? बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसको हमें ग्राफ कर रहे हैं ऑनलाइन में, किसी को अगर स्क्रीन विजिबल है तो एक बार देख के इसको मुझे बताओ तो। दोनों के फ्रीक्वेंसीज का अंतर नहीं आएगा जो कट टू कट दिया हुआ है पहले से, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कट, क्योंकि आपके पास ये जो था ना, देखो ध्यान से, ये जो डेटा था आपने 15 to 19 लिया, सो 15 जिसका मार्क्स आया था वो और 19 जिसका मार्क्स आया था वो सब इसमें इंक्लूडेड है मैम। दोनों उसमें इंक्लूडेड है, और दोनों के बाद जब 20 से 24 जा रहे हैं तो उसमें सब इंक्लूडेड है। 19 वाला इंक्लूड होगा, 19 तक का इंक्लूड होगा, डिस्क्रीट है वो मैम नहीं होता ना, कंटिन्यूअस होता 19.5 वाले में, तो 19.5 वाला उसमें इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट वाला लेकिन हाँ नेक्स्ट वाला इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट 20 से शुरू हो रहा है, तो ये 15 to 19 सब के सब इंक्लूडेड है। देखो ना, काउंट कर लो, एक काम करो, एक बार लीजिएगा, 1 मिनट स्क्रीन देखिए, आपको विजिबल होगा। 15 में देखो काउंट करो तो कितने लोग हैं, करो 15 का कितने लोग हैं, 2 हैं, 17, 3, 2, 5,
18 कितना है 2 और 19 कितना है 2, सबको ऐड करो 9 है 2 2 2 ट्रिपल 2 6 3 9। देखो यहाँ पे 9 है कि नहीं, 19 तक का लिया है ना, तो 19 तक का पूरा डेटा उसमें इंक्लूडेड होगा। कंटिन्यूअस है तो इंक्लूड नहीं होता, जो आप बोल रहे हैं ना वो इंक्लूड नहीं होता। इन दैट केस कंटिन्यूअस जब होगा तब, डिस्क्रीट है तो वो होगा इंक्लूड। देखो है ना 9, सो 15 भी है 19 भी इंक्लूडेड है पूरा का पूरा। अब इसमें तुम 0.5 जो चेंज कर रहे हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बस खत्म। ऑनलाइन में कोई कुछ पूछ रहे थे, बताओ क्या होगा। मैम किसी को 19.5 मार्क्स भी तो आ सकता है। हाँ तो 19.5 मार्क्स हो जाएगा, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग इंटरवल बना लोगे, तब उसको इंक्लूड करके उसके अकॉर्डिंग इंटरवल बना लोगे। तो मैम 90.5 बनेगा, हम इंटरवल बनाएंगे तो मैम कैसे इंटरवल बनाएंगे? जो अगर अभी 15 हम कर रहे हैं उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन दैट केस। ओके माइनस करेंगे 0.5। हाँ वो माइनस करने के बाद ही वो, अगर देखो वैसे आप आपकी मर्जी है, आप वैसे भी ब्रेक करके बना दीजिए। ऐसे अगर मार्क्स एग्जैक्टली वैसा आता है तो फाइनल रिजल्ट आता होगा तो आपको दिखता होगा राउंड ऑफ में आता है मार्क्स जो आता है एग्जैक्ट। कभी आया है किसी पेपर में 19.5 मार्क्स, 80 पॉइंट मांगना 60.5 मार्क्स आता है कब? फाइनल रिजल्ट में। तो फिर टेस्ट को छोड़ दो ना, वो बात नहीं कर रहे, ठीक है वो नहीं आता क्योंकि वो राउंड ऑफ हो जाता है फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बाद फाइनल रिजल्ट का बात करें, वैसे भी अगर आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। एक मिनट और, अब देखो इसके बाद क्या है, वो जो डेटा है जो टेबुलर फॉर्म पढ़े थे, ध्यान से देखना, स्टेप समझ लो क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन था वो पूरा सेट ऑफ डेटा, स्टूडेंट्स का मार्क्स जो अभी जस्ट हम चेक किए उसका पूरा लिस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट किए, वो इन्फॉर्मेशन मिल गया। उस इन्फॉर्मेशन के बाद बहुत लोगों को इसमें भी दिक्कत होगी कि आपने जो ये नंबर लिखा है ये क्या है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। सपोज ऐसा हो सकता है ना, पता चला नहीं क्या लिखा है आपने नहीं मालूम, ये टेबल है। अब आपको इसमें अगर यहाँ पे 9 11 है तो सबको दिख रहा है ये ज्यादा है ये कम है, ऐसा पता चल जा रहा है। मान लो ये 5000 8000 9000 9 करोड़ 9 लाख ऐसा कुछ टर्म हो, तो अब आपको हर बार देखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा लार्जर नंबर कौन है स्मॉलर नंबर कौन है। अब इसमें सबको अगर देखा जाए तो पूरा के पूरा क्लियर होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम लोग दूसरे स्टेज पे जाते हैं जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसी ग्राफ को इसी डेटा को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाए तो आपको मैथ्स पढ़ने का, मैथ्स के नंबर से डील करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। व्हेन डेटा का इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा हो, ये उसी डेटा का ग्राफ बनाया हुआ है, देखो ध्यान से, जो बोल रहे हो समझ में नहीं आया। 14.5 19.5 इस तरह से 0.5 उस डिफरेंस को ब्रेक करके टू पार्ट में पूरा डिवाइड कर दिया गया। 1 डिफरेंस था 0.5 होगा हाफ, और इसमें इंक्लूड हो जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तुम लोगों को दिख रहा है? इधर टर्न हो जाओ, क्योंकि कंटिन्यूअस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए डेटा में कंटिन्यूटी होना जरूरी है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये ग्राफ बनाने के लिए अगर हम बार ग्राफ बनाते हैं तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये ग्राफ जो है हिस्टोग्राम है, एंड हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ दैट इज कंटीन्यूअस। सो कंटीन्यूअस ग्राफ बनाने के लिए इसकी जरूरत है। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इस ग्राफ को जब आप देखेंगे तो 39.5 टू 49.5 जो है इसमें ज्यादा मार्क्स आया, इस रेंज में ज्यादा स्टूडेंट का मार्क्स आया। अब इसको आपको हर को इंडिविजुअली यहाँ पे देखना 1 2 3 4 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखकर आप बता देंगे इसका मार्क्स इस रेंज में बहुत कम मार्क्स आया, इस रेंज में बहुत ज्यादा मार्क्स आया। तो अब यहाँ से हो सकता है कि एवरेज जो हो अराउंड इसके कहीं ना कहीं हो। तो ये जो मोड आ रहा है, जो मैक्सिमम मार्क्स आया है, दैट मैक्सिमम मार्क्स इज मोड। मीन मीडियन मोड का 3 टर्म पढ़े थे ना, एवरेज का 3 मेजर्स है। सो मोड जो मैक्सिमम मार्क्स आया दैट इज मोड। तो ये बोला जा सकता है क्लास में मैक्सिमम मार्क्स जो आया है वो इस रेंज में आया है 39.5 टू 44.5। तो ये बताया जा सकता है कंक्लूजन निकालने के लिए। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है तो जिसको मैथ नहीं आता है
जिसको ABC 1 2 3 4 काउंटिंग में भी प्रॉब्लम है नहीं, या फिर काउंट करना नहीं चाहता है, नॉन मैथमेटिकल पर्सन इन शॉर्ट कहा जाए, तो नॉन मैथमेटिकल पर्सन को भी डील कराने के लिए ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट बोल सकते हैं, क्योंकि इससे आपको साफ पता चल जाएगा। अब इस पूरे डेटा को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पूरा फ्रीक्वेंसी टेबल को डील करने की जरूरत नहीं है, और सबसे पहले चले जाओ उस मार्क्स का पूरा लिस्ट में क्या था, उस पूरे इंफॉर्मेशन को किस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट का मार्क्स इतना है, तो मैक्सिमम लोग इस एवरेज में है, तो ऑन द एवरेज अब आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्लास का परफॉर्मेंस कैसा रहा होगा, क्या है और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत, समझे। यही चीज मार्केटिंग के लिए उठा लीजिए, प्रॉफिट लॉस गेन जो भी देखना है वो देख सकते हैं, बट सब में क्या करना होगा, प्रोसेस सही सेम होगा। आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, जिसको फ्रीक्वेंसी टेबल बोल रहे हो उसको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करो। और भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो बार ग्राफ सेंसेक्स वगैरह देखते होंगे, जो मार्केट न्यूज ग्राफ, कोविड का केस, जिसने डेटा कभी नहीं देखा उसको भी कोविड का केस बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता है, तो वो ग्राफ में बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, पीक पे है, कम हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, तो वो इस कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही चीज दिखाने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम है, जिसका शॉर्ट नोट्स आपको मैंने दे दिया था कि आप थोड़ा पढ़ के आओगे फिर आपकी तरफ से क्वेश्चन होगा, बट देखो इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन उधर हुआ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हिस्टोग्राम है, जो कि ज्यादा यूज होता है, और उस हिस्टोग्राम के थ्रू ये रिप्रेजेंट करके दिखाया गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में देखिए कैसे बनाना है वो भी बता दिया गया है। अपर क्लास लिमिट में प्लस ऐड कर दो d2/2, लोअर में सब्सट्रैक्ट कर दो, यही किया है ना मैंने। 19 था तो 19.5 ऐड हो गया, लोअर में सब्सट्रैक्ट हो गया डिफरेंस क्या था 1 का, 19 और 20 में 1 का डिफरेंस है, सो 0.5 सब्सट्रैक्ट हो गया, 0.5 ऐड, यही चीज है। इसका कुछ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसी टर्म से ग्राफ बनाया जाता है, उसका शॉर्ट नोट दे दिया क्या, इतना ही फिलहाल करो, ठीक है। यहाँ तक ये रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी रिप्रेजेंटेशन में क्या करता है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो नेक्स्ट स्टेप लिखा है वो क्या होता है, इस हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट, जो ग्राफ ऊपर बनाया गया है ना, उस ग्राफ का सेंटर पॉइंट ढूंढो, क्या है ये पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा, कर्सर दिख रहा है ना, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। इस पूरे रेक्टेंगुलर ग्राफ का ये मिड पॉइंट है, नेक्स्ट का ये मिड पॉइंट है, हाईएस्ट का मिड पॉइंट ये है। इस मिड पॉइंट को आप पूरे में मिलाते चले जाओ, तब जो कोविड का केस का लिखा था ग्राफ वैसा ग्राफ बनेगा, उसी ग्राफ को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। इस पूरे ग्राफ का हिस्टोग्राम बना दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चले जाइए, सेंटर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर बॉक्स, सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स ये जो होगा, और सेंटर ऑफ दिस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। इस सेंटर पॉइंट को मिला दीजिए सारे ग्राफ को, जो आएगा जो ग्राफ बनेगा उसके पास इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तब जो ग्राफ मिलेगा दैट ग्राफ इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और उसका यूज भी होता है, इसका भी यूज होता है। मैंने ये भी बताया था, there are 26 to 27 ways to represent this data, जो कि हमेशा इस्तेमाल नहीं करते, कुछ ही है जो ज्यादा रिपीटेडली इस्तेमाल होता है। उसमें हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो सेंसेस वगैरह में देखते होंगे जो टर्म आता है वो, पिक्टोरियल, बहुत सारा कुछ है, लेकिन जो जनरली यूज होता है वो यही, जिसके हेल्प से आप ये इंटरप्रेट करने के विदाउट आप पूरा डेटा पढ़े, मैंने कहा ना बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे। अब आपको न्यूज़पेपर में डेटा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हर डेटा को तुम पढ़ते हो, नहीं पढ़ते। अगर वो डायग्राम में दिखाया हुआ तो पता चलेगा इस ईयर में, इस मंथ में ऐसा था, इस मंथ में ऐसा है, अब रेट कम हो रहा है, जैसे कोविड के केसेस का ही देता है, तो वो आप पूरा डेटा पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते, 99% लोग नहीं पढ़ते, जिस 1% को एनालिसिस करना रहता है वही पढ़ते। सच बता रहे हैं, यही होता है कि नहीं पढ़ते। और ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सोशल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो भी इतना डिटेल नहीं करता, वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही देखता है, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं हो कि मैथमेटिकल पर्सन हो और पूरा डेटा को समझ रहा हो। 90% बिजनेसमैन भी ऐसे मिलेंगे जिनको डेटा से कोई मतलब नहीं है, उस नंबर से कोई मतलब नहीं है, वो ग्राफिकली आप शो करिए, अब उनके पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो अलग बात है, वो पूरे डेटा को स्टडी करेंगे, बट अगर ये दिया हुआ है तो वो इसी के थ्रू जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो दिख जाए आराम से और
आप समझ जाओ, क्योंकि आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होगा। और अब क्या सिचुएशन है कि पूरा डेटा आप कंप्यूटर में फीड करिए, रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। अभी आपको ये बनाना सीखना है, लेकिन ऐसा बहुत सारा है सॉफ्टवेयर जिसपे डेटा फीड करो, रिजल्ट आ जाएगा। SPSS, मिनिटैब, मैटलैब, बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा। मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर सबसे मैटलैब, जिसमें सारा डेटा फीड करिए, रिजल्ट खत्म। आपको SPSS में ये डेटा डाल दो, पूरा ग्राफ बन जाएगा। एक्सेल में भी ऐसा है, बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारा कुछ है जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ टर्म में मिलेगा। मिनिटैब में सारा स्टैटिस्टिकल डेटा मिल जाएगा, सारा कुछ आप डेटा एंटर करो, रिजल्ट आ जाएगा। आपको जिस तरह का ग्राफ चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, हिस्टोग्राम चाहिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन चाहिए, जो भी बार ग्राफ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए डालो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो ये इतना, यही चीज मैंने आप लोगों को शेयर किया था, जो कि था इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड है क्यों स्टडी करना है। अब इसमें इसके बाद आपके पास पूरा डेटा का डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गया, जिससे हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कुछ इंटरप्रेट करने के, कुछ कंक्लूजन निकालने के कंडीशन में आ गए। इससे पहले जो फर्स्ट पेज था, बस उसको इमेजिन करो, किसी भी सिचुएशन में थे, कुछ भी कंक्लूजन निकालने के कंडीशन में थे नहीं। यहाँ पे हमें एवरेज क्या है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है, ये कुछ क्लियर मिल जा रहा है। सारा ही इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट जितना मिल सकता था उस वेरिएबल कंडीशन में, जितना इंफॉर्मेशन मिल सकता था वो मिल चुका है, जिससे हम कुछ कंक्लूड करने के कंडीशन में आ जाए। ठीक है, किसी को अभी भी डाउट है तो बताइए। नहीं, श्योर, पक्का। अब इसी से मार्केट एनालिसिस किया जाता है, क्या सेल रहा। अब इसको सेल से इमेजिन करो, हर साल का दिया है, 10 से लेके 20 तक का डेटा दे दिया, 21 तक का है, तो ऐसे करके सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर बताइए। बता, उसको हम ग्राफिकली बोर्ड पे ही बता दें। अब देखो यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर हटा दूं अब, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस मैम। चलो अब देखो, इस ग्राफ में एग्जैक्ट डेटा तो मुझे नहीं याद है, क्या कैसे फ्रीक्वेंसी दूसरा ग्राफ बनता है वो देखते हैं। जो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिखा हुआ है ग्राफ में बनाओगे उसको कैसे, एक बार देख। मान लो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जनरली यही कंसीडर करते हैं, दिस इज द ओरिजिन 0 पॉइंट। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ इस तरह का आया है, शायद वहां 0 से नहीं 15 से शुरू है, तो वो कहीं से भी शुरू होगा, कुछ ऐसा रिजल्ट। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मान लीजिए एक ग्राफ ऐसा है, इसका सेंटर पॉइंट, इस पर्टिकुलर का सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट लो, ये सेंट्रल पॉइंट लो, इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इससे जाएगा। और भी मान लो है कुछ, तो ये पॉइंट इससे आ गया, तो ये ग्राफ, अब इसमें से इस पोर्शन को हटा दो, रेक्टेंगुलर बॉक्स को हटा दो, तो ये जो ग्राफ बन रहा है ना, इस ग्राफ को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपके बुक में लिखा हुआ है, जो मैंने शेयर किया है उसमें लिखा है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसी तरह का ग्राफ आपको डेटा मिल जाता है। ये मिलता है स्कोर हाँ, और मैच होता है। हाँ, मैच, स्कोर, स्ट्राइक रेट, रन रेट और जो भी है, तो इस तरह का डेटा होता है। अब इससे तो, अब इसको स्टडी नंबर पढ़ोगे, खुद ही सोचो, अगर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे आता है, तो आप डेटा पढ़ना आपके लिए आसान है या ग्राफिकली देखना आसान है? ग्राफिकली देखना आसान है, इंटरप्रेट करना आसान है। हाँ, और हो सकता है, देखो यहाँ डिफरेंस एक चीज ये भी होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा हो और एक यहाँ 00040 ऐसा कुछ करके लिखा हो, सेम ही नंबर है, ज्यादा कौन है कम कौन है, आपको इस डेटा को स्टडी करना पड़ेगा, कितना जीरो है क्या है, काउंट समझना पड़ेगा, उस चीज को मैथमेटिकली नंबर को समझना पड़ेगा, देन उसको आप देखेंगे। और अगर मान लीजिए ये दिख रहा है, ये नंबर लार्जर है, तो ये पॉइंट क्लियर हो सकता है, मान लेंगे, है ना। तो इस तरह से ये इंटरप्रेट करने के लिए आसान हो जाता है। पीडीएफ अब एक बार देखो फिर से बैक जाके क्या है, क्योंकि तभी आप उसको डीपली समझने के कंडीशन में आएंगे। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। किसी को भी ऐसा लग रहा है कुछ पॉइंट
जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो पढ़ लो, सीक्वेंशियली बस ग्राफ जो है उसको भी देख लोगे तो समझ जाओ। लैंग्वेज में बस उसी का एक्सप्लेनेशन है जो आपको एग्जाम के पर्पज से या फिर जो भी कहीं एक्सप्लेन करने के पर्पज से वो थोड़ा, क्योंकि मैंने एक चीज कहा ना, आप जो कर रहे हैं दैट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, और उसको हो सकता है उनको भी समझना हो जो नॉन मैथमेटिकल पर्सन है, सो यू हैव टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन, और सारा का सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन आप किसी को समझा पाए, इट इज हार्डली पॉसिबल, है ना। सो आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा टर्म लिखिए जो एक्सप्लेनेशन दे दे, मतलब क्या है, अप जा रहा है तो वो इंक्रीज शो कर रहा है, डाउन जा रहा है डिक्रीज शो कर रहा है, ये तो सब कॉमन लैंग्वेज है, किसी को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो सिर्फ वही है एक्सप्लेनेशन वर्ड्स में, और बाकी का सारा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बस उसको समझना है। तो ये सारा टर्म जो आपने लिखा है, जो ये सब है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, टेबुलर फॉर्म से क्या आ रहा है, वो बैकग्राउंड का वर्क करता है हर जगह, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा, तब समझ में आएगा हम एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, है ना। एवरेज का जरूरत क्यों पड़ा, उस पूरा पेज का 250 स्टूडेंट का डेटा था, हम कुछ इंटरप्रेट करने के कंडीशन में नहीं थे, कहीं कुछ ही इंफॉर्मेशन, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कुछ ऐसा है, आपके घर में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसमें से किसी भी टर्म्स का यूज करने के कंडीशन में नहीं है, सब कहाँ फेंका हुआ है, जो ढूंढ रहे हो वो मिलेगा नहीं, वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन है, पूरा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बट क्या इन्फॉर्मेशन है नहीं पता, है ना। सो यही चीज हमारे पास होता है, अब उसको टेबल में कन्वर्ट करो, ग्राफ में कन्वर्ट करो, रिजल्ट आ जाएगा। क्या उधर देख रहे हैं, इधर देखो, ठीक है। सो ये सारा इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करें, सो फॉर यूजिंग दैट वी हैव टू डिफाइन सम मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी जो था, इस पूरा का डेटा का एवरेज मार्क्स क्या है। अब ये ग्राफिकली आप शो कर रहे हैं, तो ग्राफिकली डिफरेंट डिफरेंट सेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में या फिर डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स का कॉलम कहा जाए, इंटरवल में अलग अलग लोगों का मार्क्स आया है, एवरेज मार्क्स कितना आया है वो निकालना है, तो सारे मार्क्स को ऐड करो, रिजल्ट निकालो। या फिर मैंने इस केस में जो इन्फॉर्मेशन ये दिया था, एक ग्राफ बताया था लास्ट क्लास में, एक कॉलम है x का, दूसरा x का f का कॉलम है, जिसमें आपका 15 19 क्या था, 14.5 माइनस 19.5, ठीक है। इसको पूरा ही हम बता देते हैं, फिर आगे पढ़ना, लिखो तो पूरा उस ग्राफिकल डेटा को। ये तो क्या है डेटा, मुझे बताइएगा तो आपको। 14.5 फर्स्ट x है f, ठीक है, 14.5 माइनस 2 ये गलती नहीं, गुनाह है। 14.5 to 19.5, next 19.5 to 24.5, next 24.5 to कहाँ तक जा रहा है, 29.5, ओके, 24 से 28, 29.5 जा रहा है, 29.5 to 34.5, ठीक है, डिफरेंस 9.5 का है, तो बोल रहे हो 34.5 to 39.5, next 39.5 to 44.5, next 44.5 to 49.5, what year, 49.5 to 54.5, what year, 54.5 to 59.5, 59.5 to 64.5, 64.5 to 69.5, ठीक है। चलो ये हमारे पास डेटा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि 9 11, बताओ आगे क्या है, एक काम कर फिल करा के फिर विजिबल नहीं होगा ऑनलाइन वालों। So 9 11 10, okay, 44 45 54 37, so highest ये है, आगे 26 8 5 1, टोटल 250 है। 250 स्टूडेंट का था तो वो 250 तो रहेगा ही, टोटल सम करोगे तो कम तो होगा नहीं, स्टूडेंट तो कहीं गायब नहीं होगा,
चलो ठीक है, इसके बाद का क्या टर्म है यहाँ पे, जब देखो अभी तक हम जो पढ़े रहे थे उसमें x और f दिया होता था, लेकिन यहाँ पे x जो है वो इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो कहीं भी एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं भी इंटरवल के फॉर्म में अगर रिजल्ट दे रहा है तो उसको एक पॉइंट कंसिडर करना बहुत जरूरी है। तो इसका मिड पॉइंट क्या है? ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, करो। ऐड से ऐड करके डिवाइड करने का मतलब ये है इन दोनों का मिड पॉइंट चाहिए। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे? 19.5 है, 14.5 है, कितना होगा? 17। बस यही करना है हमें। इसको हम x बोलेंगे, इसको जो है ना ये x है बट वो इनडायरेक्ट x है जिसको हम क्लास इंटरवल के टर्म में लेते हैं, ठीक है, दैट इज क्लास इंटरवल। आप उसको x भी रेफर करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन x क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करेंगे, उससे ये हो जाएगा आपको रेफर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट के टेंडेंसी की। तो ये जो भी पॉइंट अगर इंटरवल में दिया है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इन दोनों का जो सम करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो आएगा वो मिड पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए मिड पॉइंट करने का, मान लो 5 और 7 का मिड पॉइंट क्या होगा? 6 होगा। आपको ये समझ में आ रहा है, लेकिन ऐड कर लो 6 + 5 सॉरी 6 + 7 by 2 क्या सॉरी 5 + 7 12/2 6 आ गया। मैथमेटिकली करेक्ट है, मिड पॉइंट बता रहा है, इसीलिए हम ये x लेते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, क्या होगा? 22 27 32 37 42 5 का डिफरेंस है 47 52 57 62 एंड 60 ये होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, मीन निकालने के लिए अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं f इंटू x, क्योंकि ये नंबर ये जो x है 9 लोगों का आया है, 17 नंबर 9 लोगों का, 9 स्टूडेंट्स का 17 मार्क्स आया है, मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन का। जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो टोटल नंबर बता देगा 9 स्टूडेंट्स का। अब सोचो यहाँ पे 17 ऐड किए, कुछ देर बाद आके फिर से 17 ऐड कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, तो इट्स बेटर ना कि आप एक जगह उतने स्टूडेंट को काउंट कर ले जिसको 17 मार्क्स आया हो, अराउंड इसके आया हो, इस इंटरवल में आया हो, तो आप ये ले लो, ठीक है। तो अब इसका प्रोडक्ट करने का लॉजिक क्या है, ये पर्टिकुलर मार्क्स इतने पर्संस का आया है तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या होगा, समझ रहे हो? आपके क्लास में 9 स्टूडेंट्स को 17 मार्क्स आया है, 22 स्टूडेंट्स को 11 मार्क्स आया है, ये मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन करने का। सो करो अब इस डेटा को कंप्लीट करो। मल्टीप्लाई कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे वैलिड है। 153 242 हम लिख रहे हैं, बस पता नहीं उससे क्या कर रहा है। 270 ओके, हाँ करो, कर सकते हैं, इस पेपर में अलाउड है। 1408 हाँ तो 2000 कर लो ना, 1408 1408 1408 ओके 1665 1665। यहाँ पे आपका टास्क कैलकुलेशन कराना, गुना को हमारा नहीं है, 226 ओके 1554 गलत होगा वो भी पता चल जाएगा। 1352 456 67 प्लस 62 into 5 62 into 5 बच गया। चलो बोलो क्या है? 310 310 and 67 ये आया। अब ये जो सम आता है इसका सम, यहाँ पे मीन x बार का मतलब वैल्यू है, मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था फॉर्मूला, दैट इज समेशन f into x डिवाइडेड बाय समेशन f, मतलब समेशन f ये है और समेशन f x, इन सबको जो जोड़ोगे ये दिस टर्म डिवाइडेड बाय 250 जो होगा वो मीन आएगा, वो बताएगा पूरे क्लास में एवरेज, अलग अलग लोगों को अलग अलग नंबर आया है लेकिन क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस ये टर्म देगा। निकालो देखो क्या आता है, ये आपका काम है कैलकुलेशन करना, दिया हुआ है
सबको जोड़ देना पड़ेगा, each and every term of that this column, वो आपको समेशन एफ एक्स दे देगा और ये समेशन 9745 ये श्योर हो ना, 9745 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 50 कर लीजिए, जो आएगा वो एक्स बार है। एग्जैक्ट आंसर 38.98। तो ये है 98 को 39 भी कर सकते हैं, बट मार्क्स है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, अराउंड 39 कहा जा सकता है ना, दिस इज अप्रॉक्स 39। बट बेटर ऑप्शन है जब भी ये कैलकुलेशन करना तो डेसिमल के बाद 2 to 3 डिजिट एटलीस्ट 2 to 3 डिजिट लेना, अदरवाइज आंसर गलत। आंसर आ रहा है हम लोग का एवरेज का, तो वहाँ पे अप्रॉक्स लिखना होगा। अप्रॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिख आ रहा है वो आंसर। इसको अप्रॉक्स कंक्लूजन के मार्क्स के टर्म में लिखा जाए तो इसका आंसर 39 हो सकता है, बिकॉज एग्जैक्ट मार्क्स तो यहाँ पे सबका मार्क्स डिफरेंट है, तो अराउंड 34 अप्रॉक्स यहाँ पे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 98 हो गया, 0.02 का डिफरेंस है, तो आप इसको 39 कंसिडर कर सकते हैं, बट आंसर यही छोड़ दे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है वो उस इंटरवल लाइज कर रहा है, हमेशा करेगा, कभी भी एवरेज। इसका मतलब क्या है, उसमें लाइज कर रहा है, किस में लाई कर रहा है, जैसे 39.5 से लेकर 44.5 तक इस ये बोल रहा चाह रहे हैं ये वाला रेंज, मैं इसमें कहाँ लाई कर रहा हूँ, इंटरवल में मतलब ये किसकी बात कर रहा हूँ ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी में भी लाइक करे, इसका मतलब कोई जरूरत नहीं है, इसको इंटरप्रेट करने का जरूरत नहीं है। ये तब हम इंटरप्रेट करते हैं जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, तब हमें पोजीशन से मतलब है, मीन में पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको नोट्स लिखाया था, उसमें लिखाया था मीडियन एंड मोड आर पोजिशनल एवरेज, बट ये एवरेज सिंपल एवरेज है और इस एवरेज को ग्राफिकली लोकेट नहीं कर सकते। अब चूंकि इसको ग्राफिकली लोकेट नहीं कर सकते तो इन सब टर्म का किस इंटरवल में वो लाई कर रहा है कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं होता। एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मैथमेटिक मीन, ये तीनों को कभी भी ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो उस इंटरवल में है या नहीं ये डजंट मैटर। अगर मीडियन है तो हम उस क्लास को, सपोज मीडियन यहाँ लाई करता, देन आप बोलते दैट क्लास इज अ मीडियन क्लास, बट यहाँ पे मीन से उसका कोई रिलेशन नहीं। ऑन द एवरेज 39%, अगर 38.98% मार्क्स जो है इसके अराउंड मैक्सिमम लोगों का मार्क्स आया है, जबकि आपको ये दिख रहा है ना 54 लोगों का इसका भी मार्क्स आया है, बट और अगर इसको रिलेट कर लिया जाए तो 39 के अराउंड, क्योंकि ये 54 इसका टोटल है ना, इसके आसपास जो है इन दोनों की बात करें या फिर इसमें ये भी इंक्लूड हो जाए, ये पूरा इंटरवल आ जाएगा, इस रेंज में ज्यादा लोगों। अब खुद देखो इस इंटरवल को कवर करने वाला मार्क्स है या नहीं है, पूरे इंटरवल को आ रहा है, कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज इधर है, कुछ वैल्यूज उधर है ना। सो ये चीज यहाँ पे शो कर रहा है, ज्यादा लोगों को इस रेंज में मार्क्स आया है, एग्जैक्ट इतना आए नहीं है, ऐसा बहुत कम ही लोग हैं, और एग्जैक्टली है तो फिर से हमको वापस से जाके डेटा में देखना पड़ेगा एग्जैक्ट आ रहा है कितना, लेकिन मैक्सिमम लोगों का मार्क्स इसके अराउंड, इस डेटा के अराउंड आएगा, ये है मतलब, और कहीं ना कहीं वो उसको अफेक्ट करेगा ये। तो ऑन द एवरेज क्लास, अगर ये नंबर ऑफ सेल होता पूरे साल का तो इसके अराउंड एवरेज सेल है हर दिन का 250 दिन का, ये मान सकते हैं, ठीक है। ये वो बताता है एवरेज मतलब ये हुआ। अब ये बताओ, अब इस सेंट्रल टेंडेंसी टर्म को इससे रिलेट करिए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज दिस इज अ काइंड ऑफ सेंटर अराउंड विच मोस्ट ऑफ द डेटा लाइज, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द डे, जो भी है आप सेल या फिर कुछ भी मार्क्स या फिर कुछ भी जो मेजर कर रहे हैं वो इसके अराउंड लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये बस। अब वही चीज आपका फिर से इस चीज को वापस से, जो एक एग्जांपल मैंने और दिया था, किसी वेंडर का सेल है, हर दिन अलग अलग पैसे का वो सेल करता है, किसी दिन 100 रुपए का, 50, 100, 500, जो भी व्हाटएवर, सबका जब ऐड करोगे उससे इनकम पूछोगे तो हर दिन का अलग अलग इनकम बताएगा, क्या इंटरप्रेट कर पाओगे आप। ज्वेलरी मार्क्स का पूरा लिस्ट था एक पर्टिकुलर पेज में, आपने जस्ट अभी देखा है, वैसा ही कुछ है वो लिस्ट। अब क्या पता कर पाओगे उससे क्या इनकम है उसका, किसी दिन 50 रुपीज है, किसी दिन 5000 भी है, तो आप नहीं बता सकते ना क्या है। और ऐसा भी गारंटी नहीं ले सकते कि नेक्स्ट डे हो जाएगा तो उसका 5000 रुपीज हो सकता है सेल, या फिर 550 रुपीज सेल हो सकता है, अराउंड कुछ वैल्यू होगा जिसके आसपास उनका इसका इनकम हो सकता है। अब एग्जैक्टली वेरिएशन आपको दिख ही रहा है, कहाँ 50 रुपीज और कहाँ 5000 रुपीज,
दोनों में बहुत लार्ज इंटरवल है, इसी बीच में कहीं ना कहीं वेरी करेगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता, ये खुद वेंडर भी नहीं बता सकता, Yes, ma'am. Nothing. क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप बता ही नहीं सकते। आपने अब तक बचपन से लेके इतनी बार एग्जाम दिया है, नेक्स्ट टाइम क्या एग्जाम में मार्क्स आएगा बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। सो वही चीज होता है, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं यहाँ पे, बट इन द रेंज ये अप्रोक्सीमेटली बोला जा सकता है अराउंड दिस आएगा, इससे ज्यादा भी आएगा, इससे कम भी आ सकता है, बट आप इतना आसपास मान के चलो कि ऐसा हो। हाँ एग्जाम देके बता सकते हैं कितना एग्जाम दे के भी बताओगे तब भी अराउंड ही बताओगे। जो मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है तो कंफर्म लॉजिक का आप मान सकते हैं, मान सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्क्स कितना मिलेगा वो डिपेंड आप पे नहीं बता सकते। आंसर है, हो सकता है आपने सोचा जो आंसर बनाया एग्जाम के एनवायरनमेंट में आपको कुछ और नजर आ रहा है, बहुत कुछ होता है जो आपको बाद में पता चलता है, तब एनालाइज करने के लिए आपको उस वक्त लगता है कि वो बहुत करेक्ट बना रहे हो, और वो उसमें बहुत सारा फैक्टर्स है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, सेम आंसर लिख रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन, मान लो एक सिंपल सा ऐसे लिखने बोल दिया जाए काउ पे, एक आप लिखोगे, 10th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, ग्रेजुएशन हो, 5th के बच्चे को भी काउ पे से लिखाया जा सकता है, 5th के बच्चे भी लिख देंगे। अब सबका एक्सपेक्टेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा, सबका क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब सबका जब क्राइटेरिया और जजमेंट है तो सबको आप एक स्केल से कैसे ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तुम एग्जाम देख के आना, मुझे बताना तो हम बता देंगे कि क्या है उसका, वैसा आएगा नहीं, अराउंड दैट आ सकता है, इंटरवल हो सकता है, बट एग्जैक्टली सोचो वो नहीं आता, कभी बता ही नहीं सकते हो, कोई भी होगा, बहुत रेयर केसेस होगा। आप राजेंद्र प्रसाद का बात मत कर लेना राजेंद्र प्रसाद का बात मत कर लेना, क्योंकि वो सारा ही आंसर कर लिए तो वो अलग बात होगी, वो एक्सेप्शन केस है, बट दैट इज रेयरली पॉसिबल, नॉट पॉसिबल नहीं बोल सकते, बट दैट इज रेयरली पॉसिबल। अब तो हम लोग अगर पूरा आंसर्स भी कर लेंगे तो गारंटी नहीं क्या आएगा, मार्क्स राइटिंग में भी मार्क्स कर सकते हैं। बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये एवरेज है, इतना मार्क्स नहीं आएगा, आएगा, बट दैट इज रेयरली पॉसिबल, नियरली हार्डली इम्पॉसिबल बोल सकते। ठीक है, क्लियर है, खत्म, मिटा दो इसे, लिखना है तो लिख सकते हैं, या तो फिर आप कैलकुलेट करके घर पे बना दो। निकाला वो कैसे निकाला? मिड पॉइंट ऑफ दैट, दोनों को ऐड करो, सीआई को ऐड करो, दो टर्म जो, एक मिनट, दोनों इंटरवल जो लिखा हुआ ऐड करो, करने दो, टाइम तो दो, 14.5 प्लस 19.5 ऐड कर लो, पेन का जरूरत है, 0.5 को अलग कर भाई, 0.5 ऐड कर लो ना एक जगह, हो गया। 34 पॉइंट भी आ रहा है, 30 अब तुम्हारे लिए हमको अलग से क्लास 34 आया, उसको 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 2 नंबर का सम है, ठीक है, नेक्स्ट में भी वैसे ठीक है, हाँ, ऐड करना है दैट 2 टर्म्स एंड डिवाइड दैट बाय 2, fx को मल्टीपल करना, ये यहाँ पे ऑब्वियसली f एंड x लिखा हुआ है, मल्टीपल साइन के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन। इन मैथमेटिक्स अगर कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई कर रहे हो, f into x ऐसे लिखा हुआ है, मतलब वो अलग अलग नहीं लिखा हुआ है, f into x लिखा है। अब इसको आप ऐसे भी लिखना चाहें तो मतलब वही है, f और x लिखे तब भी मतलब, यहाँ भी मैंने फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं दिया है, दैट मींस दैट इज मल्टीपल। मिटा दो, हम लोग को कैलकुलेटर अलाउड है यस, इस पेपर के लिए, सब में नहीं है, एग्जाम में लेके जा सकते हैं। क्या हम लोग का एक साल खत्म हो मोबाइल, हाँ, एक साल खत्म हो गया, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? एक और से मैम बताइए कि हम लोग का एक साल कंप्लीट होने वाला है, अभी एडमिशन नहीं हुआ था, अभी तो नहीं मिला, एक साल कंप्लीट कर This is not साल, आप पे एक सेमेस्टर के नियर अबाउट आ ही रहे हो, बहुत लेट है। ठीक है, क्या बोलिए, प्रॉब्लम अच्छा ये बाद में चलो ठीक है, क्लियर है इतना, कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो बता दीजिए। टेंथ में इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है,
उसमें डीप एनालिसिस नहीं करना होता ना, उसमें बस आंसर लाना होता था, एग्जाम में मार्क्स लाना होता था, दैट्स इट, है ना। और ये जब आप जॉब ओरिएंटेड कर रहे हो तो इसमें एनालिसिस और इसके बेसिस पे डिसीजन निकालना, क्योंकि ये अप्लाइड फील्ड का टास्क है ना, सो इसलिए जरूरत पड़ेगी। पहले जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हम ही नहीं पढ़े थे 10th में। कंक्लूजन क्या पता, क्यों ग्राफिक बता रहे क्या पता, नहीं मालूम था। पढ़ना यही होता था, रिजल्ट यही आता था, बट उस रिजल्ट के पीछे क्या लॉजिक था वो नहीं पता। तो आपको ग्राफ मार्क्स वैसे थोड़ी दिया रहता, जैसे 250 कैंडिडेट्स का जो पीडीएफ आप देख रहे थे, उसमें 250 कैंडिडेट्स का मार्क्स है, वो मिलता था कभी नहीं मिलता था। आपको वो मिला हुआ मिल जाता था टेबल, आप टेबल को सॉल्व करते थे। अब आपको क्या करना होगा, वो टेबल फ्रेम करना होगा। होगा सर, बोले तो मैंने 27 वे प्रेजेंटेशन का है ग्राफिकली, बट वो सारा कुछ यूज थोड़ी करोगे, उसके लिए बहुत ही ज्यादा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा उसका। वो अलग, वो उसका एक स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है, और सबका कंडीशन अलग होता है। हर कंडीशन में आप हर ग्राफ यूज भी नहीं कर सकते, जैसे हर कंडीशन में मीन यूज नहीं कर सकते, तो वैसे ही वो केस भी है, तो वो अलग बात है, वो एक स्पेशल कोर्स ही हो जाएगा। चलो ठीक है, चलिए इसके बाद जरा देखिए तो लास्ट पे लिखा है क्या था, अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला। चलो ठीक है, लिखिए इसके बाद अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। कितना टाइम ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है, आप पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिए और कोशिश करिएगा ना कि एक अच्छा सा वेल फंक्शनिंग में मोड में, जो समझ में आपको भी आए और जो मुझे भी समझ में आ जाए, ऐसा एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं बना पाओगे तो एग्जाम में फिर मुश्किल होगी, क्योंकि उसमें क्लियरली डिफाइन करना होता है, तो हैव टू डिफाइन दैट टर्म, सो सब कुछ हाँ बनाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, है ना। चलिए ठीक है, ओके देन, थैंक यू।